नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो कथा लेकर के हम आए हैं, ये महाभारत काल के अंदर जब धृतराष्ट्र सम्राट हुआ करते थे, महाभारत युद्ध से पहले जब कौरव और पांडव जवान हो गए थे, उस समय उनके पास में राजनीति शास्त्र के एक विद्वान थे कणिक। उनका राजनीतिक ज्ञान इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि धृतराष्ट्र ने जब उनसे चर्चा की तो कणिक ने उनको किस प्रकार से राजनीति का ज्ञान दिया। यह बहुत दुर्लभ अंश है, आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलेगा। हाँ, जिन्होंने महाभारत को अच्छी तरह से पढ़ा है वे इसको जरूर जानते हैं, वहाँ तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। महाभारत जो महाकाव्य है उसमें राजनीतिक विषय को दो पुरुषों के मध्य संवाद के रूप में समझाया गया है, जैसे दो आदमी बातें करते हैं उस प्रकार से। यहाँ हमने महाराज धृतराष्ट्र और उनके राज्य में राजनीति शास्त्र के महान विद्वान कणिक के मध्य हुए संवाद के एक अंश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक अंश हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी यूँ शुरू होती है कि गुरु द्रोणाचार्य का अपमान द्रुपद ने किया था। ये एक अन्य कथा जरूर है, लेकिन आज की कथा यहीं से शुरू होती है। इस पर पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। फिर द्रुपद का आधा राज्य खुद द्रोणाचार्य ने रख लिया। पांडवों की इस विजय के बाद धर्मयाज जो युधिष्ठिर थे उनको युवराज पद पर बिठा दिया गया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय था। तुरंत अपने शत्रु को क्षमा कर देते थे। इस प्रकार शुभ लक्षण होने के कारण उन्होंने प्रजा का मन जीत लिया और पूरे राज्य में उनका सम्मान दिनों दिन बढ़ने लगा। पांचों भाई पांडवों की ख्याति राज्य के गांव-गांव में फैलने लगी। जब व्यापारी अपने व्यापार के काम से दूर देश के व्यापारियों से भी मिलने जाते थे तो वहाँ भी वे पांचों भाइयों की तारीफ किया करते थे। इस प्रकार धर्मराज, युधिष्ठिर और अन्य चार भाइयों का जो सम्मान था वह निरंतर बढ़ता चला गया। आसपास राज्यों के राजा लोग भी पांडवों से मित्रता करने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार से धर्म युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों का मान सम्मान बढ़ता हुआ देख धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगने लगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, ऐसा होता देखकर धृतराष्ट्र को ईर्ष्या की सोच और जलन की बुद्धि ने घेर लिया। इस पर उन्होंने अपने राजनीति के जानकार मंत्री कणिक को बुलाकर अपनी जलन और ईर्ष्या के बारे में बताया और पूछा कि मुझे पांडवों का मान सम्मान बढ़ने से प्रसन्न होना चाहिए या मैं जो दुखी होता हूँ वह सही नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो पांडवों को प्रजा और अन्य राजाओं की नज़र में किस प्रकार से नीचा गिराया जा सकता है? क्या यह संभव हो भी पाएगा? अगर हो सकता है तो पांडवों की बढ़ती हुई ख्याति को रोकने का कुछ तो उपाय होगा। मुझे आपसे इस उपाय की राय लेनी है। अब क्योंकि कणिक जो थे वो सरकारी नौकर थे और धृतराष्ट्र सम्राट थे, तो ऐसा सुनकर राजनीति के प्रकांड विद्वान कणिक ने कहा, आप ऐसे सम्राट की तरह अपने आप को समझें जो अपने को कमज़ोर नहीं मानता और दूसरे की कमजोरी को खोजकर उसकी जानकारी इकट्ठी करता है। आपको भगवान के भरोसे न बैठकर स्वयं से ही कोई चाल चलनी होगी, ऐसा कणिक समझा रहे हैं। जो लोग कणिक के बारे में पढ़ चुके हैं वे इनको काफ़ी कुटिल मानते हैं, लेकिन कई पाठक विदुर से कणिक के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। विदुर नीति शास्त्र के ज्ञाता थे, दासी पुत्र थे, कणिक अलग है। कणिक ने आगे कहा, अगर पैर में एक कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को तुरंत निकालना होता है, नहीं तो वह कांटा पीड़ा देता रहता है। और अगर कांटे को निकालते समय उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी शरीर के अंदर रह जाता है तब वह हमेशा मवाद बनाता रहता है। इसलिए जिसको आपने शत्रु माना है तो उसका नाश करना जरूरी है, लेकिन नाश का कार्य बीच में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो वह स्थिति मवाद पैदा होने जैसी हो जाएगी और कष्ट देती रहेगी। यहाँ बिना युधिष्ठिर का नाम लेकर के कणिक बोल रहे हैं। कणिक ने फिर कहा कि राजनीति का विज्ञान कहता है कि कभी भी शत्रु को कमजोर समझकर आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए। यदि आप आज इतने शक्तिशाली नहीं हो
तो सदैव उसकी ओर से सतर्क तो अवश्य रहना चाहिए। लगातार खोजते रहने से ऐसे मौके अचानक ही मिल जाएंगे जिनमें आप अपने शत्रु का भारी और लंबे समय तक के लिए नुकसान कर सकेंगे। ये देखिए, आप राजनीति का ज्ञान वहाँ दे रहे हैं इस कणिक धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को। कणिक राजनीति शास्त्र के विद्वान तो थे ही, वे कहते और समझाते जा रहे हैं कि शरणागत शत्रु पर भी कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। चाहे धर्मशास्त्र कुछ भी कहे, राजनीति शास्त्र का अपना नियम है, इस नियम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो राजा और राजा का पूरा राज्य बर्बाद हो जाता है। ऐसा आज के 5,000 साल पहले कणिक ने उपदेश दे दिया था। कणिक जो राजनीति के प्रचंड विद्वान थे, वे धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि शत्रु का मंत्र, बल, उत्साह, शत्रु के सहायक, शत्रु के साधन, उपाय, शत्रु के आय के साधन, देश का विभाग अर्थात जहां अपने शत्रु की महारत हासिल है उस क्षेत्र को, शत्रु के काल का विभाग मतलब शत्रु का अच्छा समय लाने के लिए कौन कौन लोग सहायता करते हैं, साम दाम दंड भेद माया, शत्रु की इंद्रियों को सुख देने वाली साधनों का इस्तेमाल और शत्रु से गुप्त रूप से मिलने वाले को धीरे धीरे नष्ट करते रहना चाहिए। इस प्रकार कणिक समझा रहे हैं। फिर कणिक ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब तक समय अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पे चढ़ाकर उसको ढोना पड़े तो वह भी कर लेना चाहिए। इससे शत्रु प्रसन्न होकर आपसे हंसकर बात करने लगेगा, परंतु जब समय अनुकूल आए तो शत्रु को पटककर मटके की तरह फोड़ देना चाहिए। इतना और इस प्रकार के विचार जब राजनीति विशारद ने धृतराष्ट्र को दिए तो धृतराष्ट्र को कणिका की बातें सुनकर आनंद आने लगा और उनको दिन में ही अनुभव होने लगा कि यह तो बिल्कुल संभव है कि युधिष्ठिर को हटाकर मेरे बेटे दुर्योधन को युवराज के पद पर बिठाया जा सकता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि कणिक, मुझे तुम राजनीति का ज्ञान देते जाओ। इस पर कणिक ने कहा कि शत्रु को पूर्णतया से नष्ट करने का संयम रखना चाहिए और मौका मिलते ही अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए, यही राजनीति का मूल मंत्र है। कणिक ने आगे कहा, महाराज, कुटिलता से कैसे काम लिया जाता है इस पर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कथा इस प्रकार से है। किसी वन में एक कुटिल धूर्त गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र थे, बाघ, भेड़िया, चूहा और नेवला। उन्होंने एक दिन हट्टा कट्टा हिरण देखा और गीदड़ की इच्छा हुई कि इस हिरण का मांस खाने को मिल जाए तो कहना ही क्या, मजा आ जाएगा। किंतु हिरण जवान था, वह तेज तेज छलांग लगाकर दूर निकल गया। इस पर गीदड़ ने योजना बनाई कि जब यह हिरण सो रहा होगा उस समय चूहा उसके पैर को कुतर देगा तो वह तेजी से भाग नहीं पाएगा, फिर बाघ उसको मार देगा तो इस हिरण का मांस खाने को मिल जाएगा। सभी ने योजना के अनुरूप काम किया और हिरण का शिकार कर लिया। फिर गीदड़ ने बाकी चारों से कहा, तुम चारों स्नान करके आ जाओ, मैं इसकी रखवाली करता हूँ, फिर हम सब मिलकर इसका मांस खाएंगे। सबसे पहले बाघ स्नान करके आया। बाघ को आता हुआ देख गीदड़ मुंह लटका करके बैठ गया और जब बाघ आया उसने गीदड़ से पूछा कि क्या चिंता है, क्यों परेशान हो। तो गीदड़ ने कहा, मित्र, चूहा आया था, कहकर गया है कि बाघ के बल को धिक्कार है, मेरी मदद के बिना वह शिकार नहीं कर सकता है। अब बेशर्म होकर हिरण का मांस खाने के लिए बैठ जाएगा। ये हिरण का मांस तो मेरी कमाई का हिस्सा है। बाघ ने जब यह सुना तो बाघ ने कहा, अब मैं अपने बल से ही शिकार करूंगा, उसे ही खाऊंगा। और बाघ अपने स्वाभिमान को बचाते हुए चला गया। बाघ के जाते ही चूहा आ गया। चूहे को गीदड़ ने कहा, नेवला कह रहा था कि बाघ के दांत में जहर था, वह जहर अब हिरण के मांस में भी आ गया होगा, इसलिए अब नेवला तो हिरण को खाएगा नहीं। साथ ही नेवला यह भी कह रहा था कि मुझे तो भूख लगी है, कहो तो चूहे को ही खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ऐसा सुनकर चूहे को डर लगा और वो अपने बिल में जाकर घुस गया। चूहे के जाते ही भेड़िया आ गया। भेड़िया के आने पर गीदड़ ने कहा कि बाघ तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हारी खैर नहीं, वह बाघ बाघिन को लेने गया है। इतना सुनना था कि भेड़िया घबराकर भाग गया और आखिरी में नेवला नहा धोकर आ गया। नेवले से गीदड़ ने कहा, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है, तुझे घमंड है तो आड़ लड़ ले, अगर जीत जाए तो हिरण को खा लेना। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए
तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? यह कहकर नेवला भी भाग गया और फिर गीदड़ अकेला ही मांस खा गया। इस प्रकार से कथा सुनाने के बाद कणिक ने धृतराष्ट्र को कहा कि राजा को राजनीति का सहारा हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, कि डरपोक को डरा दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और लड़ने वाले कमजोर को पराक्रम दिखाकर अपने वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। मन में द्वेष रखने पर भी मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखते हुए और मारते हुए भी मीठा ही बोलना चाहिए। शत्रु को लगातार संतुष्ट रखें, मौका तलाशते रहें, मौका मिलते ही शत्रु को नष्ट कर दें। जिस पर शंका हो उस पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग भी धोखा दे सकते हैं जो विश्वास पात्र हैं, उनके पीछे भी गुप्तचर लगाकर रखने चाहिए। वाणी से निर्मल, हृदय से कठोर, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, यही राजनीति में नीति निपुण माना जाता है। कणिक ने अपना कहना जारी रखा कि हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और किसी की आशा बंधाना, ये सब राजा के ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी आशा बंधाते हैं तो उसको लंबा समय दें, तो बहुत दिन आगे का उसको समय दें। हो सकता है बीच में आप उसमें अड़चन डालते रहें, जिससे वह आप में विश्वास बनाए रखे और आपका अहित करने की सोचेगा भी नहीं। आखिरी में कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, पांडव आपके पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं जान रहा हूँ कि आपने मेरे को क्यों बुलाया है, क्योंकि कणिक कुटिल जरूर था, क्योंकि उसका विषय ही राजनीति था, लेकिन वह बुद्धिमान बहुत था। उसने जब से देखा कि धृतराष्ट्र को युवराज पद पर बिठाया हुआ है और धृतराष्ट्र को तकलीफ हो रही है इसको युधिष्ठिर को युवराज पद पर बिठाने से, और युधिष्ठिर की और उनके चारों भाइयों की सब जगह वाहवाही हो रही है, तो अब धृतराष्ट्र ने मेरे को इसी का समाधान खोजने के लिए बुलाया है। वह तुरंत इस चीज़ को पहचान गया। आपको और आपके 100 पुत्रों को युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों से खतरा हो सकता है। आप अभी से ऐसा उपाय करें कि उनसे आपके पुत्रों को किसी प्रकार का भी भय न रहे, जिससे आपको भविष्य में पछताना न पड़े। इतना कहकर कणिक और धृतराष्ट्र का वार्तालाप समाप्त हो जाता है। आपको बताते चलें कि जो कणिक ने यहाँ बताया है, ये राजनीति शास्त्र का महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है। चूँकि ये जो पहलू है ये बहुत कम छुआ गया है साहित्यकारों द्वारा, और इस चीज़ को कम डिस्कस किया गया है। कुछ सीरियल में भी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया, जो लोगों ने टीवी पे सीरियल देखा, लेकिन ये महाभारत में लिखा हुआ अंश है। इसी प्रकार से कि राजनीति में किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये कणिक ने धृतराष्ट्र को बताया। इसके बाद में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों को माता कुंती समेत घूमने के लिए बाहर भेजा था। इसके तुरंत बाद वो वाला प्रसंग आता है। तो आप लोगों को जो आज का वीडियो आपने सुना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये वाला प्रसंग आपको बहुत कम देखने और सुनने को मिलेगा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।